वेलकम बैक। हमारे साथ जैसे मैंने कहा ब्रेक से पहले ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, बगैर किसी तंज के मैंने कहा था, उसको मैं एक्सप्लेन भी ज़रा करने की कोशिश कर दूं। पॉलिटिक्स में ब्रिलियंस ये होती है कि आपकी तारीफ़ करते करते आपकी तनकीद हो जाए। एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि मैं गलत कहता हूँ, वोटर जज्बाती नहीं है, वोटर बड़ा अक्लमंद है और वोटर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को वोट देगा क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं ही इज़ फुल ऑफ हॉट एयर। एहसन इकबाल साहब, अगर इमरान खान साहब के लिए अगर डेमोक्रेसी ये कहती है कि लोगों ने काफ़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं, तो एक और बेवकूफ़ी सही, और उसकी मकसद ये, वजह ये शायद इसलिए हो जाए, इसलिए आप करप्शन की बात करते हैं। सर, आप लोगों ने हुकूमत की है, स्टेटस को में हमेशा करप्शन रही है। मैं बज़ाहिर आप लोगों पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, लगा भी सकते हैं शायद कुछ लोग आपकी लीडरशिप पे नहीं तो आपके साथियों पे, जो कि शायद अब अलग हो गए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन सर, आप जब कहते हैं कि जी हम बदनवानी के ख़िलाफ़ हैं, तो इमरान खान साहब भी हैं और वो तो बिल्कुल करप्ट नहीं है। लिहाजा आपकी जो मैसेज है, अगर वो आधा ट्रांसलेट हो जाए, पूरा ना हो, अगर उसका आखिरी नुक्ता ना ट्रांसलेट हो, तो वो इमरान खान साहब को भी तूल देता है ना। आपका एक बहुत आपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। करप्शन क्या है, ये एक बड़ी रिलेटिव टर्म है ना जी। अभी मेरे पास ईमेल आई है एक अमेरिका से साहब की, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जहाँ पे 300 के 250 400 कनाल ज़मीन ख़रीदी है, जो एक मेरे बनी गाला में मैं रहता हूँ, वहाँ इनका एक पैलेशियल पैलेस है, उधर करीब ही है। तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है, मैंने उससे 2 साल पहले वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी और इतने भाव में ज़मीन ख़रीदी, और इन्होंने सरकार को जो टैक्स है वो नहीं दिया, उस ज़मीन को अंडर वैल्यू करके वहाँ पे दिया। और वो कहते हैं कि मेरा ये ईमेल जो है आप मीडिया के सामने लेकर जाएं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी रिलेटिव टर्म है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है, तो लिहाजा लेट अस नॉट गो इनटू दैट। असल बात ये है, सॉरी सर, यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा, देखिए सॉरी, और ये मैं जो कहने वाला हूँ उसके लिए पहले से माजरत। सर, आपने खुद कहा, आप खुद भी वहाँ रहते हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, यू आर क्वाइट क्लीन। लेकिन सर, आपको प्रूफ चाहिए ना, आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके बरक्स आपको प्रूफ चाहिए, उसके अपोजिंग आपको प्रूफ चाहिए, हालांकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है। सर, 40 एकड़ होते हैं, लगभग 400 कनाल, 1800 एकड़ में रहते हैं मियाँ साहब, मियाँ बरादरान का ख़ानदान, और मियाँ साहब की अपनी जो टैक्स स्टेटमेंट है, उनकी पर्सनल जो है वो चंद हज़ारों रुपए में है। सर, तो ये भी तो जवाब का मुंतज़िर है फिर। अब देखिए ना, अब आप ये देख लीजिए, देखिए ना, आप जैसा एक व्यूअर जो एंकर है, आपका प्रोग्राम पढ़े लिखे लोगों में बहुत देखा जाता है और उसकी एक अच्छी रेटिंग है। अब आप जब कोई बात करते हैं तो लोग उसको सच से मान लेते हैं, और आपको अपने फैक्ट्स जो हैं वो पहले तहकीक करके अपने ज़बान से करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको ये ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि आप किसी को बना देते हैं, आप किसी की पगड़ी साहब, मैं इसको विद प्रूफ नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ जिस तरह आपको एक ईमेल आया उस तरह मैं एक तासुर का इजहार कर रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात अब देखिए ना, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। इमरान खान साहब जो कि उनकी, अब आप इससे बददियानती का अंदाज़ा कीजिए, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ख़ुद वो ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का गालबन 18 लाख के करीब पर्सनल इनकम टैक्स था, लेकिन वो बार बार जलसों में ये तासुर देते हैं कि उन्होंने 5000 टैक्स दिया, जो कि आपको भी शायद उन्हीं की किसी तकरीर से आपने ये बात कर दी कि जी चंद हज़ार दिया। आज ही एक चैनल के ऊपर उन्होंने ये बात कही कि नवाज़ शरीफ ने हमारे साथ धोखा किया, हमें बॉयकॉट पे लगाया और ख़ुद इलेक्शन में चले गए। मैं उस APDM की मीटिंग में था, मॉडल टाउन में नवाज़ शरीफ साहब के घर पे हुई, जहां 3 घंटे तक नवाज़ शरीफ साहब ने और हम सब ने इमरान खान साहब और दीगर लोगों की मिन्नतें की कि अगर पीपल्स पार्टी बॉयकॉट पे आमादा होती तब तो बॉयकॉट इफेक्टिव होता, लेकिन अगर वो लड़ रहे हैं और क्यू लीग लड़ रही है तो मैदान अगर हमने छोड़ा तो मुशर्रफ की चांदी हो जाएगी, वो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा, हम सबको मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। 3 घंटे तक हमने इनकी मिन्नतें की, ये नहीं माने, और इमरान साहब ये कहते थे कि देखिएगा इलेक्शन में कोई वोट डालने नहीं जाएगा, बॉयकॉट होगा, लेकिन लोग वोट डालने गए। उसके बाद जिस इलेक्शन और असेंबली का इन्होंने बॉयकॉट किया, उसी के बाई इलेक्शन में अपने कैंडिडेट खड़े करने शुरू कर दिए। वो पिंडी से एक जाजी खान साहब खड़े किए, या लाहौर से एक वो ज़हीर अब्बास खोकर साहब, ये क्या नाम है, जो 3 जमातों के टर्न कोट हैं, और अब भी जितने पार्टी के अंदर लोग उनके जा रहे हैं, कोई PMLN का लेफ़्ट आउट है, कोई क्यू लीग का लेफ़्ट आउट है, कोई मुशर्रफ का बचा हुआ है, ये लोग रेवोल्यूशन लाएंगे। देखिए, ये एक तकरीर और बात होती है, हकायक और बात होती है। एक चीज़ आपसे पूछना है इकबाल साहब, मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करने दें। वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। एक मिनट जी, हम सब के अपने अपने हिस्से के बैगेजेस हैं। अगर मैं ये कोई कहूँ, कोई बंदा ये कहे कि मैं एक फ़रिश्ता हूँ बाकी सब शैतान है, तो ये मुमकिन नहीं है।
मैं किसी कीचड़ उछालने के कंपटीशन में नहीं आना चाहता, जिस तरह इमरान साहब सब पे वो ये जाहिर करते हैं कि एक मैं ही गैरतमंद हूं, बाकी सारी कौम बेगैरत है, एक मैं ही दयानतदार हूं, बाकी सब चोर उचक्के हैं। अगर हम उनके ऊपर अटैक करें तो हम भी उनके बहुत छेद कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन, मुझे एक बात दिस इज अबाउट दिस कंट्री, दिस इज अबाउट दिस कंट्री। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री? इस कंट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी पार्टी रेलेवेंट है, कौन सी लीडरशिप रेलेवेंट है, किसके पास कोई एजेंडा है, किसके पास वो सलाहियत है कि वो इस मुल्क को ठीक कर सके। ये वो फैसला है जो हमने एक एजुकेटेड वोटर की हैसियत से, और जिसमें आप जैसे पढ़े लिखों का रोल है कि आप कौम को इनेबल करें, उसकी मदद करें कि वो सही फैसला कर सके। अगर हम हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं है तो कोई और है तो उसके हक में करें। सही। एहसन इकबाल साहब, मैंने जो शुरू में आपको कहा था ना कि नवाज शरीफ साहब का 5,000 रुपए का टैक्स वाली बात, वो मैं कोट ही इमरान खान को कर रहा था। और क्यों कर रहा था? क्योंकि आपने बगैर मैंने कहा सर एक सेकंड सर, मेरे प्लीज, मेरा शो है सर, प्लीज बोलने दें। वो जो डॉक्टर साहब का आपने ईमेल का बताया ना, वो भी आप उन्हें कोट कर रहे थे, लिहाजा नहीं, आपके साथ बोलने का टाइम कम मिलता है क्योंकि यू टेक अप मोस्ट ऑफ इट सर, एंड वेरी वेल डन ऑल्सो सर। ये आपने भी कोट किया विदाउट प्रूफ, मैंने भी कोट किया विदाउट प्रूफ, लेकिन फिर आपने कहा आपने नहीं, मेरे पास तो वो ईमेल है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सही, लेकिन वो उनकी राय है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल नहीं राय नहीं है, उन्होंने ठोस इंफॉर्मेशन के ऊपर बात की है। ब्रिलियंट, उन्होंने ठोस इंफॉर्मेशन पे मुझे बताया, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। प्लीज, आपने ठोस सबूत के साथ मुझे ये बताया कि नवाज शरीफ साहब का जाती इनकम टैक्स 18 लाख रुपए है, ये कहा आपने? जी हाँ, जी हाँ, 18 लाख रुपए है जी, 18 लाख। हाईएस्ट ब्रैकेट इनकम टैक्स की 25% होती है, यानी कि अगर वो 18 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं तो उनकी आमदन 60 लाख रुपए है। यानी कि नवाज शरीफ साहब, स्टील बैरन, द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, की आमदन माहाना सिर्फ 5 लाख रुपए है, जिसके ऊपर वो 1800 एकड़ का गांव खरीद के रख लिया है उन्होंने। सर आप ये कह रहे हैं? अच्छा, अब आप ये देखिए ना, अब आप मुझे ये देखिए ना, अब ये चीज़ें जिनको हम एकदम उठा के इस तरह बढ़ा के, आपको पता है कि वो जो उन्होंने ज़मीन रायवंड में ख़रीदी है वो कब ख़रीदी थी? आप बताइए। आज से कोई डेकेड्स अगो, जब कोड़ियों के भाव वहाँ पे ज़मीन थी और उन्होंने मॉडल टाउन से अपनी रेजिडेंसेस शिफ्ट की, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे ज़रूरी ज़मीन भी ख़रीदी और उसके साथ उन्होंने अपने घर भी बनाए, जो कि उस वक्त अभी ये डेवलप्ड नहीं एरिया हुआ था। अब आज अगर वो जगह कीमती हो गई या मालियत हो गई तो आप उनकी जो जिस वक्त उन्होंने ख़रीदी थी उस पर लेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पाकिस्तान की कोई नौ दौलतिया फैमिली नहीं थी, बल्कि मैं समझता हूं कि उनकी जो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो ये है। सर, नौ दौलतिया नहीं थी, बिल्कुल ऐसे इकबाल साहब, ये आपको बिल्कुल डिफेंड करने का पूरा मौका। सर आपने कहा कि 18 लाख रुपए उन्होंने टैक्स दिया है, इससे प्रूफ ये बनती है कि वो 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। सर वो अगर कायदे आजम के ज़माने से 5 लाख रुपए महीना जो उस वक्त होता था, जो भी नंबर होता था वो चंद हज़ार भी होते थे, अगर वो सारे कमाते आते तो वो इतने अमीर तो नहीं होते ना। अब अगर जी फरमाइए। अब देखिए ना, अब उनकी पर्सनल, वो अपनी बिजनेसेस से डिटैच हो चुके हैं, वो किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, उनका कोई पर्सनल उसमें किसी बिजनेस के अंदर ताल्लुक नहीं है। नाउ ही इज़ लायबल टू पे ओनली कि जहाँ पे उनको कोई अगर हिस्सा होगा, डिविडेंड आता होगा या पर्सनल इनकम आती होगी, अगर उनकी कोई और ऐसे ज़रिए से जो लॉफुल तरीक़ों से अगर इनकम पर्सनल आ रही है उस पर उन्होंने टैक्स देना है। अगर उसके अंदर कोई बेकायदगी है, देखिए हर एक इमरान खान साहब हर जलसे में कहते हैं असासे डिक्लेयर करें, असासे डिक्लेयर करें। जिस शख्स को ये नहीं पता कि हर पॉलिटिकल उम्मीदवार जो MNA MPA का इलेक्शन लड़ता है और कागजात नामजदगी जमा करता है, लॉ के तहत ही इज बाउंड टू डिक्लेयर हिज एसेट्स। नवाज शरीफ साहब ने जब 2008 में इलेक्शन, उनका मतलब तो ये होता है, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट फेयर। देखिए उनके, अब एक मेरी बात सुनिए ना, 2008 में उन्होंने अपने डेक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की। अब अगर किसी को ये गुमान है, किसी को ख्याल है पीपल्स पार्टी उनके खून की प्यासी है, नैब सारा मौजूद है, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने अगर कोई असासे ऐसे डिक्लेयर किए हैं कि जो उन्होंने छुपा लिए हैं, हर कोई अदालत में जा सकता है, कोई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई उसको निकाल सकता है, कोई उसको ओपन कोर्स है, इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं है। लिहाजा एक बिला वजह लोगों के अंदर एक रोमांस बना देना इश्यूज का, ये साबित करना कि मैं एक फरिश्ता हूं बाकी सारे चोर हैं, देखिए इसने हमारी कौम की साइकोलॉजी को तबाह कर दिया। मैं पीपल्स पार्टी का बदतरीन मुखालिफ हूं,
लेकिन इसके बावजूद मैं पीपल्स पार्टी को टोटल ईवल पिक्चर नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्स है, उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी से बुरे काम भी हुए, कोई अच्छे काम भी हुए हैं। तो आई थिंक ये जो एक डिस्कोर्स और नैरेटिव है ना कि आई एम द एब्सोल्यूट ट्रूथ, मैं एक गैरत का जो है प्रोप्राइटरी राइट मेरे पास है, मेरे पास दयानत है, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब बेगैरत हैं। बिल्कुल एग्री करता हूं, दिस इज नॉट वेरी हेल्दी, इट्स नॉट हेल्दी, और इट्स नाउ और नेवर वाली चीज एक होती है। अगर आप इतना शोर मचा देते हैं, इतने ऊंचे सुतून पे आप खड़े हो जाते हैं और फिर भी आप 6-8 सीटें जीत के ऑपोजिशन में जाके मजीद 5 साल शोर मचाते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए मैं पीएमएलएन के बारे में भी और अपने बारे में भी ये कहूंगा, हम भी इंसान हैं, हमसे माजी में भी गलतियां हुई और मुस्तकबिल में भी होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कोई गलती हम कोशिश करते हैं कि जानबूझ के ना करें। मुशर्रफ हमारा खून का प्यासा था, वो हमारे लिए ही वॉज थर्स्टी फॉर आवर ब्लड, उसने नैब के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस लगा दिए कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब को, इनके करीब एसोसिएट्स को पकड़ो, कोई करप्शन के केस बनाओ। देखिए क्यों आप लोगों ने भी तो किया था, एहसन इकबाल साहब ने, सैफ रहमान साहब को आपने भी लगाया था, नैब को तो आपने भी बहुत नोटोरियसली यूज किया है एहसन इकबाल साहब, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे टेररिज्म। हमने देखिए ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, हमने अगर माजी में कोई गलतियां की कि हमने उनसे सीखा है। पॉलिटिक्स में यही होता है कि आप एक एवोल्यूशन से गुजरते हैं। कायदे आज़म ने जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, कांग्रेस से शुरू की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चैंपियन थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप्ड हिज आइडियाज़। अल्लामा इकबाल की पोइट्री देखें, उनकी पोइट्री का आगाज़ यहाँ से था कि सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी बड़े चैंपियन थे एक हिंदुस्तान के, लेकिन फिर वो मुस्लिम कौमियत की तरफ चले गए। तो देखिए हर पॉलिटिशियन जो है अपनी गलतियों से वो इवॉल्व करता है, वो ग्रो करता है, वो डेवलप करता है। जो पॉलिटिक्स है, जो सोसाइटी है, ये एक ऑर्गेनिक सिस्टम होते हैं जिसमें आप ग्रो करते हैं। हमने गलतियां की माजी में, मैं मानता हूं, लेकिन उनसे हमने सीखा है। और एक बात आपको ज़रूर मैं जैसे कह रहा हूं कि हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसी बात जानबूझ के हमसे सहवन ना हो कि जिससे मुल्क का नुकसान हो। सही। एहसन इकबाल साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है सर, उससे पहले मैं अगर ये हिंट दे दूं कि मैं सवाल क्या पूछना चाह रहा हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलिस्ट आदमी हैं, और जैसे आपने ख़ुद कहा कि स्पीच देते हुए बहुत सारी बातें कह दी जाती है। एक तो ब्रेक से पहले ही मुझे आप ये बता दें कि सारे अल्फाज जो आज इस्तेमाल हुए, आप समझते हैं इस्तेमाल होने चाहिए थे, ज़रदारी, मदारी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, आप समझते हैं कि ये कोई बिलो द बेल्ट नहीं हो गया थोड़ा सा? एहसन इकबाल साहब जी, अभी आप ये ब्रेक के बाद देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर है उसके बारे में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का जो रद्द-ए-अमल है बहुत एक्सट्रीम का हो, और ऐसे जो अवामी जलसे हैं उसमें थोड़ी सी एक वो आती है जो तेज़ी भी आती है। लेकिन अगर आप जरदारी साहब की वो तकरीर निकालें जो उन्होंने लाड़काने में की थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के उस मौके, जी हाँ जी हाँ, और वो तो मौलवी कह रहे थे, अंदाज़े खिताब उन्होंने, मैं उसके मुकाबले में नहीं, अगर आप उनका वो पूरा तकरीर सुने तो उसके मुकाबले में तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बड़ी महज़ब थी। अच्छा ठीक सर, एहसन इकबाल साहब एक ब्रेक लेंगे। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद शहबाज शरीफ साहब की आज की तकरीर, मुझे एक और सवाल है, ये गरीब क्यों बनते हैं? ये सवाल ऐसे क्यों पूछते हैं जैसे निकलो अपने महलात से, मतलब ये भूल जाते हैं क्या उनका भी अपना एक छोटा सा महल है? एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सियासत मना है। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।